नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सैनी द कैटलिस्ट एकेडमी में आपका एक बार और स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड, तो उसमें हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो पीछे की साइड अपने क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ रहे थे। तो हम कल पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं एक क्वेश्चन 1.1 से 1.6। तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा क्वेश्चन 1.6। क्वेश्चन 1.6 तक तो कर चुके हैं, ठीक है। 1.7 क्वेश्चन 1.7 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र बनाती हैं, कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। तो हमें ये बताना है कि ये क्यों बनाती हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कोई क्षेत्र रेखाएं एकाएक टूट नहीं सकती है, मतलब कंटिन्यूस रूप में रहती हैं, ये टूटते नहीं है, ये बताना है हमें। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पॉजिटिव से निकलती है और इन्फिनाइट पर शून्य हो जाती हैं, और ये कंटिन्यूस रूप में निकलती हैं, ठीक है, इस तरह से। और नेगेटिव चार्ज पर अंत होती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाइनें होती हैं एक कंटिन्यूस रूप में रहती हैं, ठीक है, ये टूटती नहीं है बीच में। अगर टूट जाएंगी तो क्या होगा, ऊर्जा जो भी एनर्जी कंजर्वेशन है वो सिद्धांत लागू नहीं होगा। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन सिद्धांत हमेशा रहता है, इसलिए हमेशा ये कंटिन्यूस रूप में रहती है, बीच में टूटती नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है, इसमें इसका बी पार्ट है, ये तो ए वाला पार्ट है और बी वाला पार्ट है इसका। इसमें पूछ रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि दो क्षेत्र रेखाएं, एक क्षेत्र रेखा ये है फील्ड लाइन और दूसरी फील्ड लाइन ये है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट करती हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दो डायरेक्शन हो जाती है इनकी, एक इस तरफ हो जाएगी, एक इस तरफ हो जाएंगे। अब हमने बताया था कि जो फील्ड लाइन पर जो भी फील्ड लाइन होती है उसकी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इंटरसेक्ट पर यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें टू डायरेक्शन प्राप्त हो रही है, जो कि संभव नहीं होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है अपना 1.8। अब ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर QA दे रखा है हमें 1.3 माइक्रोकूलम और QB दे रखा है -3 माइक्रोकूलम, और इनके मध्य की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके मध्य की डिस्टेंस क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि इसमें दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है। A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, तो हमें इसमें निकालना है इस बिंदु पर जो मिडिल पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। अब यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है और एक -3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है इस पॉइंट पर। अब इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो किस तरह से होगा, जो +3 माइक्रोकूलम है प्लस वाला, प्लस के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है, तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर ये वेक्टर, ठीक है। और जो -3 माइक्रोकूलम है इसके कारण क्या होगा, फील्ड लाइनें क्या होती है अंदर की हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो एक ही डायरेक्शन होने के कारण ये क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, तो E वेक्टर बराबर ये वेक्टर प्लस EB वेक्टर। अब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ये वाली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, KQ/R² होता है, K का मान क्या होता है 9 × 10⁹, और Q का मान क्या हो जाएगा, अगर 3 माइक्रोकूलम है तो 3 × 10⁻⁻⁶। इनके डिस्टेंस क्या हो जाएगी O पॉइंट तक 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। 20 की आधी 10 हो जाएगी, 10 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर प्लस, अब जो ईवी वेक्टर है इसमें क्या देख क्या है -3 माइक्रोकुलम, लेकिन डायरेक्शन हम दे चुके हैं पहले ही, 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 इंटू 10 की पावर -6 और डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, ओ बी दिशा में, ओ बी दिशा में। अब इनको हम सॉल्व करें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4, ये भी सेम हो जाएगा 26 टू 10 की पावर 3, 100 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करें इसको तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, 2 इंटू 27, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचा 2 ऊपर चले जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो 54 इंटू 10 की पावर 5 क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। इसकी डायरेक्शन कर रहेगी ओ बी दिशा में। ये तो है हमारा ए पार्ट, ठीक है। अब इसमें बी में पूछ रहा है कि जो इसमें बी में पूछ रहा है कि यदि ओ पॉइंट पर हम 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम परिमाण कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश पर कितना बल अनुभव होगा, कितना आवेश रख रहे हैं हम, क्यू ओ बराबर दिया हुआ है हमें -1.5 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। ये वाला हमें आवेश यहाँ पर रखना है। तो ये पूछ रहा है कि इस पर रखेंगे तो इस पर कितना बल लगेगा। अब हम इस पर जो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, वो कितना आ रहा है ये, ठीक है। अब हम जो चार्ज को रखेंगे, ठीक है, क्यू नॉट को, तो जो बल लगेगा किसके कारण लगेगा, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इसके कारण तो लगेगा। हम दोबारा इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यू ए और क्यू बी के कारण दोबारा नहीं निकालेंगे, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकला नेट उसके कारण ही इस पर चार्ज पर बल कार्य करेगा। अब वो क्या होगा एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट क्यू ओ ई वेक्टर, और क्यू नॉट का मान क्या है माइनस में -1.5 इंटू 10 की पावर -9 और 54 इंटू 10 की पावर 5, इस तरह से निकल जाएगा। और जो भी मान आएगा इसका क्या आएगा नेगेटिव में आएगा एफ वेक्टर का मान, ठीक है। अब नेगेटिव में आता है तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी ओ ए दिशा में, किधर हो जाएगी ओ ए दिशा में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो किधर थी ओ बी दिशा में, लेकिन हम नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो बल लगेगा इधर किधर लगेगा ओ ए दिशा में, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है एक 1.9। अगला सवाल है 1.9, वो है क्वेश्चन 1.9। ये क्या कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए और क्यू बी, इनको जो बिंदु है 0, एक तो क्यू आवेश है और एक क्यू बी है, इन दोनों को ए और बी पर स्थित हैं, तो निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुवागुण क्या होगा। अब जो क्यू आवेश है और क्यू बी आवेश इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। मानो ये कि एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। अब जो चार्ज हैं जेड अक्ष पर रखे हुए, उनकी पोजीशन दी हुई है, एक तो नेगेटिव जेड अक्ष हो जाएगी इधर, ठीक है। क्यू ए वो तो 0 0 -15, ये नीचे की साइड होगा, ठीक है, 0 0 -15 सेंटीमीटर,
ये तो ए की पॉइंट है, ए की जो पोजीशन है, और बी की पोजीशन 0 0 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो चार्ज का मान दिया हुआ है ए पॉइंट पर, क्यू ए का मान दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और जो क्यू बी है ये पॉइंट पी है, इस पर चार्ज का मान दिया हुआ है क्यू बी बराबर माइनस में 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि एक तो नेट चार्ज क्या होगा और विद्युत द्विध्रुवावरण क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ए पॉइंट है इसकी पोजीशन 0 0 -15 और क्यू ए चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और जो बी पॉइंट है इस पर क्यू चार्ज रखा हुआ है उसका मान है -2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब जब क्यू नेट की बात करें, क्यू नेट तो क्या होता है, टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा। अब अगला पूछ रहा है कि इसमें विद्युत द्विध्रुवावरण क्या होगा। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुवावरण इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पी वेक्टर बराबर क्यू डी वेक्टर, ये होता है। अब इसमें हम जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज का मान क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ है। अब डिस्टेंस क्या होगी, ए बी के मध्य की दूरी रहेगी। अब वो क्या होगी, एक तो जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा ओ पॉइंट, ओ से बी की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ओ से ए की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब टोटल दूरी की हो जाएगी ए से बी तक 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलते हैं -2 सेंटीमीटर। और जो पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है डाइपोल की, माइनस से प्लस, तो इसकी बी से ए की तरफ इसकी डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 111 इंटू 10⁻⁻, ये कूलम इंटू मीटर। ठीक है, कूलम इंटू मीटर, ये हो जाएगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो 1.10 है हमारा, वो किस तरह से होगा, वन पॉइंट 10 है हमारा, ये कह रहा है कि 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर विद्युत ध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। ठीक है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान निकालना। इसमें दिया हुआ है कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो दिया हुआ है पी वेक्टर बराबर 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है। उसके बाद जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है इसमें 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। अब जो इसका एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ थीटा बराबर 30 डिग्री। अब इसमें निकालना है हमें, जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं थीटा एंगल पर, तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा, किस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। हम पहले ही बता चुका हूँ टॉर्क क्या होता है, टॉ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब इसको मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। अब पी का मान दिया हुआ है हमें 4 इंटू 10⁻⁹ और ई का मान 5 इंटू 10⁻⁴, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मान हम निकाल सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻4 1/2, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁴
टॉर्क का मान आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा टॉर्क का मान। ये हो गया 1.10। अब अगला है 1.11। इसमें पूछ रहा है कि ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, कि ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़े को हिलावे से आवेशित पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें पूछ रहा है कि पहला ए पार्ट में कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और बी पार्ट में पूछ रहा है कि ऊन से पॉलीथीन में कितने द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। सबसे पहले ऊन से रगड़ने पर जो पॉलीथीन है, ये मान लो पॉलीथीन है और ये ऊन का टुकड़ा है। और ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन का टुकड़ा, इस पर चार्ज कितना पाया जाता है, Q बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इस पर रगड़ने पर पॉलीथीन पर इतना चार्ज आता है, वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमें। किस में निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम जानते हैं क्या होता है, Q बराबर N ही होता है। अब Q का मान दिया हुआ है हमें 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो N क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q का मान रखो 3 × 10⁻⁷ कूलाम बराबर N। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है चार्ज का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो N का मान निकाल सकते हैं, 3 × 10⁻⁷ 1.6 × 10⁻⁻19। तो निकालो इसको, ये ऊपर जाएगा 1.2 × 10⁻12। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा, 10⁻12। ये n का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोबारा पूछ रहा है, ये तो ए पार्ट, और बी पार्ट में पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या ऊन से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, और इलेक्ट्रॉन जा रहे तो मास भी जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9 × 10⁻31 किलोग्राम होता है इसका मास, एक इलेक्ट्रॉन का। और ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन, जो हम निकाल चुके हैं 1.2 × 10⁻12। तो इसमें इसका गुना कर देते हैं, तो टोटल मास आ जाएगा NMe। तो n कितना है, 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 9.1 × ये कितना हो जाएगा 10⁻⁹ -19 kg। ठीक है, इस तरह से जो मास है इसमें कितना ट्रांसफर होगा, 9.1 × 10⁻⁻19 kg। इस तरह से हो जाएगा ये। अगला है 1.12। क्वेश्चन 1.12 इसमें कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए और बी, दो विद्युत रोधी तांबे ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए और दो गोले ए और बी, इसमें कि बीच की दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोले को पर पृथक पृथक आवेश दिए हुए हैं 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है,
क्यू ए पर बराबर क्यू बी, दोनों पर समान चार्ज दिए हुए हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये दिए हुए हैं। अब तो इनमें पारस्परिक उत्स क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, और समान चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो इनमें क्या रिपल फोर्स काम करेगा, अब वो कितना होगा। और ये भी कह रहा है कि गोलों की बीच की दूरी कि गोलों की त्रिज्या की तुलना में नगण्य, तो नगण्य होती है तो क्या मानते हैं ए और बी को, जो गोले हैं इनको पॉइंट साइज मानते हैं, ठीक है। अब जो कूलम्ब फोर्स क्या होता है, ए बराबर के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, तो के का मान 9 इंटू 10⁻9, क्यू ए का मान ये सेम है, क्यू बराबर क्यू बी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर, आर का मान क्या है 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। और अगला है क्वेश्चन 1.3, इसमें पूछ रहा है, इसमें ये तो ए पार्ट हो गया, ये तो ए वाला है। अब इसमें बी पूछ रहा है, क्वेश्चन 1.12 में बी भाग पूछ रहा है। इसमें यदि गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, यदि आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए और गोलों की बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। एक तो गोलों को जो आवेश है उसे क्या कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं प्रत्येक गोले को, प्रत्येक गोले पर जो आवेश की दोगुनी मात्रा और गोलों की बीच की दूरी आधी, तो क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर इसको डबल कर रहे हैं। और डबल करने पर क्या होगा, मान लो ये क्यू के बराबर है और क्यू ए बराबर 2Q कर दें, और क्यू बी बराबर इसे भी डबल कर रहे हैं। और जो आर है, जो हमारा आर है, इसमें आर को क्या कर रहे हैं आधी, आर को क्या कर रहे हैं इसमें आधी, तो रखो एफ डैश बराबर क्या होगा, एफ डैश बराबर 2Q के 2Q इंटू 2Q बटे आर का मान क्या हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये R/2 ऊपर जाएगा 4 इंटू 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 16 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जो हमारा जो के और क्यू को मान हम इसमें सेम है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और आर भी सेम है, तो इसका ये कितना गुना आ रहा है, कितना गुना आएगा ये एफ डैश बराबर 16 इंटू एफ। तो जो पहले वाला फोर्स निकाला हमने वो इसका कितना गुना आएगा, चार्ज को डबल और त्रिज्या को आधी करने पर एफ डैश बराबर 16 एफ, इतना गुना आएगा हमें। और एफ का मान जो भी निकलेगा इसमें 16 का इसमें गुना कर देंगे, वो क्या हो जाएगा एफ डैश निकल ही आएगा। क्वेश्चन 1.13, इसमें दिया हुआ है कि एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह इसमें दिए हुए हैं, और जो तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए कि क्या होंगे, इसमें किस कण का आवेश सन्निधि का अनुपात अधिकतम होगा। सबसे पहले डायग्राम देखो, इस तरह से दिया हुआ है हमें, एक प्लेट पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें जो चार्ज है 3 आवेशित कण हैं, जो कि इनका डिफ्लेक्शन इस तरह से दिया हुआ है, एक तो इस तरह से जा रहा है और एक इस तरह से, जो तीसरा चार्ज है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये पहला चार्ज है, ये दूसरा की और ये तीसरे की डिफ्लेक्शन हो रहा है। और जो मिड पॉइंट है इसका क्या होगा, इस तरह से होगा यहाँ पर। अब इसमें कह रहा है कि इसमें एक्स अक्ष दिया हुआ है एक और एक वाई अक्ष दिया हुआ है, और सबसे पहले तो इसमें बताना है कि तीनों जो आवेश गति कर रहे हैं
उनके चार्ज पर क्या आवेश का मान क्या रहेगा, ठीक है, इसके आवेश पर चिन्ह का मान क्या रहेगा। और दूसरा पूछा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है पहले ऑप्शन में आवेश की चिन्ह, और दूसरा पूछ रहा है इसमें Q/m का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए जो पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट की ओर हमेशा जो भी कण आकर्षित होता है वो किस तरह का होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो पहली इस लाइन से इस पर जो डिफ्लेक्स हो रही है वो कौन सा चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज वाला, इस पर भी नेगेटिव चार्ज वाला, और जो नीचे वाली जा रही है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो प्लेट नेगेटिव है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो तीनों आवेशों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, पहले पर माइनस और दूसरी पर भी माइनस और तीसरी पर पॉजिटिव। अब तीसरा पूछ रहा है इसमें Q/m का मान क्या होगा। Q/m का हम एक फॉर्मूले से हम निकाल चुके हैं, जो हमने डिफ्लेक्शन पढ़ा था, मतलब किस तरह से जो डिफ्लेक्शन होता है हमने पढ़ा था कि F बराबर ma होता है, ठीक है, त्वरण, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। अब जो भी चार्ज पर जो बल कार्य करता है वो क्या होता है, F बराबर Q ही होता है, ठीक है। अब इसमें जो A का मान क्या आ जाएगा, Q/m हो जाएगा। अब हमें तो Q/m का पता चलना है, ठीक है। अब जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इससे, एक तो ये हो रहा मान लो, एक इधर हो रहा है और एक इस पॉइंट से, केवल एक पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट से ये वाला इधर और इससे इधर हो रहा है। तो वैसे देखने से भी पता चल रहा है कि तीसरा वाला चार्ज इस लाइन से जा रहा विच्छेदित हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है किस पर निर्भर कर रही है, उसको निकाल लेते हैं। और जो न्यूटन का तीसरा समीकरण क्या होता है, बाई बराबर जो भी होता है, जो बाई डायरेक्शन में क्या होता है, बाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बराबर 0 रहता है, तो हाफ ए टी स्क्वायर रहता है। अब ए का मान क्या है इसमें, हाफ QE अपॉन एम टी स्क्वायर। तो बाई है किस पर डिपेंड कर रहा है, हमें तो Q/m चाहिए। अब Q/m, अब जो डिफ्लेक्शन जिसका सबसे ज़्यादा हो रहा है उसका Q/m का मान सबसे ज़्यादा होगा। अब किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, जो तीसरा चार्ज है इसका सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर बाई का मान ज़्यादा है तो Q/m का मान भी, इसका मान भी ज़्यादा होगा, और जो पहले दूसरे हैं इनकी तुलना में इसका ज़्यादा है, तो Q/m का मान किसका ज़्यादा होगा, तीसरे का। जो तीसरा वाला चार्ज है उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसमें Q/m किसका ज़्यादा होगा, तीसरे का। तो ये हो गया हमारा 1.3। देखिए एक बार वो देख लो, जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इसमें क्या हो रहा है कि जो तीन चार्ज जा रहे हैं इस प्रकार से गति कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि आवेश के चिन्ह क्या होंगे और Q/m का मान किस में ज़्यादा होगा, Q/m का मान किसका ज़्यादा होगा, इसका क्या बोलते हैं, आवेश बटे द्रव्यमान। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है तो हमेशा डिफ्लेक्शन जो विक्षेपण होगा किस चार्ज का होगा, नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करती हैं। और जो तीसरा चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव वाला चार्ज आएगा इधर, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि Q/m। अब Q/m को डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, Q/m का किसका ज़्यादा होगा हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसलिए हमने क्या निर्भरता देख ली, मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है बाई का मान, किसका डिपेंड कर रहा है Q/m का मान, बाई पर। ये हम निकाल लिया हमने। तो बाई Q/m का, पाई का मान जिसका ज़्यादा होगा उसका मान Q/m का भी ज़्यादा होगा। अब जो बाई का मान किस में ज़्यादा है, जो तीसरा चार्ज है वो ज़्यादा डिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है, इनकी तुलना में, पहले और दूसरे की तुलना में, तो इसका मान Q/m का भी मान ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने तीसरे का मान जो Q चार्ज है प्लस Q चार्ज, इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ये डायग्राम में दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें इस तरह से ये कम जा रहा है, ये डायग्राम में दिया हुआ है, हमें तो ये बताना है कि Q/m का मान किस में ज़्यादा होगा। अगला है
1.14। इसमें दिया हुआ है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप दिशा में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक इस तरह से प्लेट रखी हुई है x y z, ठीक है। अब प्लेट रखी हुई है वाई जेड तल में, वाई जेड तल के समांतर। अब वाई जेड तल ये है तो इसके समांतर ये वाली प्लेट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो भुजा दे रखी है हमें, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, वर्ग है। और इसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है ये इसमें गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इधर दिया हुआ है आई कैप x दिशा में, तो हमें निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब जो इसमें जो हमारा ये प्लेट है, इसकी जो सतह होती है इसके लंबवत एरिया होता है, तो एरिया की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर ए वेक्टर। अब जो ए वेक्टर की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 है। तो ई का मान दिया हुआ है हमें 3 × 10⁻³ और जो ए की डायरेक्शन है, या तो थीटा का मान रख लो या आई कैप, या ऐसे ए वेक्टर बराबर ए आई कैप रख लो, तो आई कैप भी 1 हो जाएंगे, या cos थीटा के रूप में लिख दो। तो 3 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो एरिया है, जो इस सतह का एरिया क्या हो जाएगा, वर्ग है ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर में बदल कर होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 10⁻³ 100 × 10⁻⁴, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 × 30, ठीक है। और जो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक जानते हैं हम, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये तो होगा हमारा फ्लक्स। अब इसमें ही पूछ रहा है 1.15 क्वेश्चन 1.15, इसमें ही पूछ रहा है कि लगभग इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यही दिया हुआ है जो हमें दिया हुआ है। इसमें क्या, इसमें नहीं, ये तो ए भाग हो गया, ये ए भाग 1.14 का, और बी पार्ट है इसमें, बी वाला भाग इसमें पूछ रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, और इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। लेकिन यदि इस तल का अभिलंबित अक्ष 60 डिग्री कोण बनाता है, अगर ये 60 डिग्री कोण बनाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा। तो ई फाई बराबर ये cos थीटा होता है, फाई बराबर ये cos थीटा होता है। अगर ये फ्लक्स, अभी तो यहाँ क्या है, एक दूसरे के समांतर है, थीटा बराबर 0 है। और बी पार्ट में अगर कह रहा है कि अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो हम जानते हैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वही है, एरिया का मान डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻⁻², cos थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसे निकाल सकते हैं 30 × cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 15 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और अगला है 1.15 क्वेश्चन 1.15। इसमें देखो कि जो क्वेश्चन 1.14 है, अगर विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वही है, लेकिन अगर घन हो इसकी जगह, प्लेट की जगह किसी घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। ये इस तरह से 1.15। अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्लेट की जगह क्या रखी है, घन, घन इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो इस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा,
तो हमें निकालना है इसमें नेट प्लस, फाई नेट क्या होगा। अब जो घन से गुजरना नेट प्लस ई बराबर दिया हुआ है हमें ई वेक्टर दिशा में, एक्स अक्ष दिशा में दिया हुआ है। अब हमें फाई नेट निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एरिया की डायरेक्शन होती है इस वाली प्लेट की, इसकी इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है। ए वेक्टर ई वेक्टर एक दिशा में हो जाएगी, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा। और जो ये वाली प्लेट है इसके कारण एरिया की डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दी हुई है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, इसमें क्या हो जाएगा थीटा बराबर पाई। तो और जो ऊपर नीचे वाली प्लेट है इसमें तो 90 डिग्री रहेगा, ए वेक्टर ऊपर ई वेक्टर इधर। ऐसे ही नीचे वाली ए वेक्टर नीचे और ई वेक्टर इधर, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और जो अंदर और बाहर की तरफ है उसमें भी 90 डिग्री है। तो जो चार सतहें हैं जो उनके कारण तो जीरो रहेगा। बची कौन सी सतह है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। तो लेफ्ट वाली कौन सी है, फाई एल प्लस टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं ना हम, फाई राइट वाली। अब जो फाई एल वाली लेफ्ट वाली आएगी ये कॉस थीटा, और थीटा का मान क्या है पाई, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन विपरीत, थीटा बराबर पाई, कॉस पाई क्या होता है -1, तो इसका आ जाएगा माइनस ये प्लस जो फाई आर है इसमें क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 0 और कॉस पाई बराबर कॉस 0 बराबर 1, तो इसमें ई आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट 0 हो जाएगा। तो इसमें से जो गुजरने वाला नेट प्लस का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें तो ये पूछ रहा है। अब अगला इसमें पूछ रहा है ना, इसमें तो इतना ही पूछ रहा है, ठीक है। नेट प्लस क्या हो जाएगा इसमें 0। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.16। किसी काले बॉक्स की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप संकेत देती है कि बॉक्स की पृष्ठ गुजरने वाला नेट प्लस दिया हुआ है, ठीक है। कोई बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि बॉक्स से गुजरने वाला नेट प्लस, इसमें हमें नेट प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब वो कितना है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दिया हुआ है हमें। ये बॉक्स है और इसके अंदर नेट प्लस हमें दिया हुआ है, कुछ ना कुछ नेट प्लस का है इसमें, गुजरने वाला नेट प्लस। और बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। अब बॉक्स के भीतर नेट आवेश क्या होगा, तो हम जानते हैं गाउस के लॉ से, फाई बराबर Q/ε0। अब Q का मान पूछ रहा है इसमें, फाई ε0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये वाला भाग है। तो फाई का मान दिया हुआ है 8 × 10⁻³ ε0 का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से ये चार्ज हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा चार्ज इसमें, Q बराबर 70 × 80 10⁻⁻9 कूलम। ये तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर चार्ज हो जाएगा। और अगला पूछ रहा है इसमें बी वाला भाग कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट प्लस 0 है। अगला है कि हमें इसमें जो नेट प्लस है वो दिया हुआ है 0, ठीक है। तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। जो पहले वाला पार्ट था हमने तो इसमें दिया हुआ है कि नेट प्लस ये दिया हुआ है, ठीक है 8 × 10⁻³ तो इसमें पूछ रहा था कि चार्ज क्या हुआ, तो गाउस का लॉ लगा दिया हमने, Q बराबर फाई ε, इस तरह से हमने निकाल लिया। अब अगला कह रहा है कि बी पार्ट इसमें, अगर इसमें जो फाई नेट है इसमें पृष्ठ से गुजरने वाला नेट प्लस 0 दे रखा है, तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है σQ/ε0, इसके टोटल अंदर जो चार्ज होता है,
ठीक है। अब जो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि चार्ज होगा कि नहीं होगा। अब चार्ज ये तो कह ही नहीं सकते हम कि चार्ज कि फाइव बराबर 0 होता है चार्ज नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज रखा हो। तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज क्या होता है टोटल 0। तो फाइव बराबर 0 इस तरह से भी निकल रहा है। ठीक है, फाइव बराबर 0 इस तरह से भी हो रहा है। ठीक है, फाइव बराबर 0, सिग्मा क्यू बराबर 0 हो रहा है देखो। लेकिन चार्ज तो है ना, चार्ज तो अंदर है, प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि फाइव नेट बराबर 0 होने पर अंदर चार्ज नहीं होगा, लेकिन सिग्मा क्यू हमेशा 0 रहेगा। टोटल चार्ज जो ही गाउस का लॉ होता है। ठीक है, तो आज इतना ही, अगले सवाल करते हैं कल। तो आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।